प्यारे बच्चों, इजी टेक केमिस्ट्री क्लासेज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। प्यारे बच्चों, आइए क्विक रिवीजन के लिए आपके मैं फिजिकल केमिस्ट्री में रासायनिक बलगतिकी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताता हूँ। प्यारे बच्चों देखिए, रासायनिक बलगतिकी एक महत्वपूर्ण पाठ है। इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया दी गई है तो उसका औसत वेग आप कैसे लिखेंगे। तो बच्चों, आप जैसा कि जानते हैं, अभिकारकों का औसत वेग हमेशा ऋणात्मक होता है और वेग बराबर क्या होता है, सांद्रण परिवर्तन बटे लगा हुआ कुल समय। जैसे ए के अभिक्रिया की दर या ए के डिसअपीयर होने की, प्रयुक्त होने की दर क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा ए अपान डेल्टा टी। इसी तरह से बी के प्रयुक्त होने की दर अगर आर बी है तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा बी अपान डेल्टा टी। किंतु सी और डी बच्चों चूँकि ये उत्पाद हैं, अतः इनके बनने की दर आर सी बराबर हो जाएगा डेल्टा सी अपान डेल्टा टी, और ये धनात्मक होगा आर डी बराबर हो जाएगा डेल्टा टी अपान डेल्टा डी अपान डेल्टा टी। तो बच्चों देखिए, यह तो है एक अभिकारक या किसी एक उत्पाद के विषय में जब हम बात करते हैं, उसके बनने की दर या उसके प्रयुक्त होने की दर के विषय में। किंतु बच्चों, कभी कभी जब अभिक्रिया का संपूर्ण वेग यानी ओवरऑल रिएक्शन ऑफ द ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन पूछा जाता है, जिसे हम परिणामी वेग कहते हैं, तो परिणामी वेग दिया जाता है R = -1/a डेल्टा ए अपान डेल्टा टी। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक होते हैं बच्चों, जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, तो ये अंकों में यहाँ संख्या लिखी रहती है विकारकों के या उत्पादों के, इनसे जब हम इनके बनने की दरों को भाग दे देते हैं तो ओवरऑल अभिक्रिया का रेट या दर हमें प्राप्त हो जाती है। जैसे ओवरऑल अभिक्रिया को आप ए के संदर्भ में अगर व्यक्त करेंगे बच्चों, तो देखिए क्या होगा कि ए जो होता है, इसके बनने की दर अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, आर ए माइनस डेल्टा ए अपान डेल्टा टी। किंतु जब ओवरऑल अभिक्रिया की दर आप निकालेंगे आर, तो आप क्या करेंगे, 1/a से आर ए को भाग दे देंगे, यानी हो जाएगा 1/a इंटू आर ए, और इसी मान को हम अगर आगे लिखें इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए, -1/a डेल्टा ए अपान डेल्टा टी = -1/b डेल्टा बी अपान डेल्टा टी = 1/c डेल्टा सी अपान डेल्टा टी = 1/d डेल्टा डी अपान डेल्टा टी। अब जैसा कि ऊपर आपने देखा है, डेल्टा ए अपान डेल्टा टी क्या है, ए के प्रयुक्त होने की दर, आर बी क्या है बच्चों, डेल्टा बी अपान डेल्टा टी यानी बी के प्रयुक्त होने की दर। तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल अभिक्रिया की दर जो होती है, अभिकारकों के प्रयुक्त या प्राप्त होने की दर को जब हम उनके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांकों से भाग दे देते हैं तो ओवरऑल अभिक्रिया की दर हमें प्राप्त होती है। और अगर कभी ओवरऑल अभिक्रिया की दर प्राप्त हो, आपको पता हो, प्रश्न में दिया गया हो, और किसी भी उत्पाद या अभिकारक के निर्माण या प्रयुक्त होने की दर आपसे पूछी जाती है, तो आप क्या करेंगे, जिस पदार्थ के निर्माण होने या प्रयुक्त होने की दर पूछी जाती है, उसके गुणांक को ओवरऑल अभिक्रिया से गुणा कर देंगे। यानी अगर हम कह सकते हैं कि आर ए = क्या हो जाएगा बेटा, ए इंटू आर, इसी तरह से आर बी = हो जाएगा बी इंटू आर। तो आप अगर ओवरऑल अभिक्रिया की दर दी गई है तो किसी भी अभिकारक या उत्पाद के बनने की दर प्राप्त कर सकते हैं, और किसी भी अभिकारक या उत्पाद के बनने की दर दी गई है तो आप ओवरऑल अभिक्रिया की दर प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, अब तक 2 बार इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं बोर्ड परीक्षाओं में, पिछले 4 साल में अगर आप देखेंगे, तो उम्मीद है कि इस बार भी इस तरह का प्रश्न ज़रूर पूछा जाएगा। लेकिन
ये ध्यान आपको ज़रूर देना है कि यहाँ पर थोड़ी सी आपकी लापरवाही आपके प्रश्न को गलत कर सकती है, तो इस पर 1 या 2 प्रश्न आप ज़रूर लगा लें और उसका अभ्यास कर लीजिएगा। अब आइए हम देखते हैं वेग नियम समीकरण क्या है। कभी कभी पूछा जाता है वेग नियम समीकरण से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों, किसी भी अभिक्रिया के अभिकारकों के सांद्रण तथा अभिक्रिया दर में संबंध बताने वाले समीकरण को हम वेग नियम समीकरण कहते हैं। यह एक प्रायोगिक समीकरण है, अर्थात प्रयोगों पर आधारित समीकरण है, जहाँ पर a का घात p और b का घात q अभिक्रिया को देखकर नहीं लिखे जा सकते, बल्कि इन्हें प्रयोगों के द्वारा ज्ञात करके लिखा जाता है। कभी कभी ये अभिकारकों के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक के समान ही होते हैं और कभी कभी ये उनसे भिन्न भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर k क्या है बच्चों, इसे हम अभिक्रिया का वेग स्थिरांक या विशिष्ट वेग कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कभी कभी वेग स्थिरांक की परिभाषा पूछ देता है तो आप बड़े आसानी से बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर a का सांद्रण आप देखिए 1 ले लीजिए और b का भी सांद्रण 1 ले लीजिए, तो होगा क्या, a और p का मान यहाँ पर 1 हो जाएगा, अर्थात r बराबर क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। तो बच्चों आप क्या कह सकते हैं, बच्चों आप देखिए क्या बता सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक या विशिष्ट वेग का मान अभिक्रिया के उस वेग के बराबर होता है जब अभिकारकों की सांद्रता एकांक हो जाती है। अब बच्चों प्रश्न उठता है कि अभिक्रिया की कोट किसे कहते हैं। तो अभिक्रिया की कोट n जो होती है बच्चों, यह वास्तव में p + q के बराबर होती है, जहाँ p और q क्या हैं, अभिकारकों की सांद्रताओं पर लगाए गए घातांक हैं। बच्चों p क्या है, p है अभिक्रिया की कोट a के संदर्भ में, q क्या है, अभिक्रिया की कोट अभिकारक b के संदर्भ में, और n क्या है, ओवरऑल अभिक्रिया की कोट है। तो इस तरह से n = क्या है, p + q है। अभिक्रिया की कोट देखिए शून्य भी हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है, इसका मान अनंत भी हो सकता है। तो बच्चों इस तरह से n का मान कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यह प्रयोगों पर आधारित है। इसे अभिक्रिया के समीकरण को देख करके निर्धारित नहीं किया जा सकता है। अब अगर आपको बच्चों अभिक्रिया की कोट पता है तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा। तो आप वेग स्थिरांक के मात्रक के लिए एक सिंपल सा फार्मूला याद रखें, यह है मोल/लीटर ओवरऑल के पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। इस आधार पर अगर आप देखेंगे तो शून्य कोट की अभिक्रिया का जो मात्रक होगा, k का मात्रक वह हो जाएगा मोल/लीटर/सेकंड, और प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए हो जाएगा सेकेंड इनवर्स या टाइम इनवर्स। टाइम का मतलब कभी कभी अभिक्रिया के समय को हम मिनट में लिखते हैं, कभी कभी घंटों में भी बताई जाती है, दिन में या मंथ ईयर में बताया जा सकता है। तो किसी भी समय का इन्वर्स अगर है बेटा, तो वह प्रथम कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक यानी k का मात्रक होता है। इसी तरह से अगर द्वितीय कोट की अभिक्रिया के लिए आप मान निकालेंगे तो n का मान चूँकि -2 हो जाएगा और 1 से माइनस करेंगे आप, तो ये मान आ जाएगा मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। तो ज़्यादातर एक अंक के प्रश्न में शून्य कोट, प्रथम कोट या द्वितीय कोट में से किसी भी एक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक पूछ लिया जाता है। इस दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग याद रखें। अगला बच्चों महत्वपूर्ण टॉपिक है कि किसी भी अभिक्रिया के किसी अंश के पूरा होने में लगने वाला समय तथा प्रारंभिक सांद्रण में क्या संबंध होता है। अर्थात अभिक्रिया का 1/2 हिस्सा पूरा होने में, 1/3 हिस्सा पूरा होने में, 1/4 हिस्सा पूरा होने में लगने वाला समय क्या प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है। यदि निर्भर करता है तो वह किस प्रकार से निर्भर करेगा।
इसी का मान हम आगे देखेंगे। हम उदाहरण के लिए बच्चों हाफ 1/2 भाग लेते हैं और 1/2 भाग अपक्रिया का जब पूरा होता है उस समय को हम क्या कहते हैं, अर्धायु कहते हैं, जिसे टी हाफ से व्यक्त किया जाता है। इसे आप सभी लोग जानते हैं। तो बच्चों किसी भी अपक्रिया का जो टी हाफ होता है वह उसकी प्रारंभिक सांद्रता के घातांक के 1 - n के समानुपाती होता है, यानी टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू A0 पावर 1 - n, जहाँ A0 अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण है। तो आप देखें अगर शून्य कोटि की अपक्रिया है तो इसके लिए टी हाफ क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा समानुपाती A0 के, क्योंकि 1 - n का मान 1 हो जाएगा। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी शून्य कोटि की अपक्रिया की अर्धायु उसके प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होती है। और अगर हम अब देखिए प्रथम कोटि की अपक्रिया लेते हैं तो n = क्या होगा, 1 हो जाएगा। और ऐसे में टी हाफ = प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बेटा, A0 के पावर 1 - n 1, यानी A0 पावर 0 होगा। और आप जानते हैं कि A0 पावर 0 हो जाएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं बच्चों टी हाफ जो होता है यह अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, यह एक स्थिरांक होता है। इसका मान अपक्रिया के प्रकृति पर निर्भर करता है, लेकिन पदार्थ के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। इसी तरह से द्वितीय कोटि की अपक्रिया अगर हम लें तो उसके लिए अपक्रिया के किसी अंश को पूरा होने में लगने वाला समय उसके प्रारंभिक सांद्रण के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी यह 1/A0 के समानुपाती होगा। तो आइए बच्चों अब हम लोग देखते हैं विभिन्न कोटि की अपक्रियाओं के लिए समाकलित वेग समीकरण क्या है। आपके कोर्स में शून्य कोटि और प्रथम कोटि की अपक्रियाएं हैं, इनके वेग स्थिरांक संबंधित समीकरणों पर बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए इस पर हम एक नज़र देखते हैं। शून्य कोटि के लिए बच्चों ये समीकरण क्या है, K = है R0 - R/Δt, जहाँ पर R0 प्रारंभिक सांद्रण है, R क्या है, ये किसी समय t पर यानी Δt के बाद अभिकारक का सांद्रण है। Δt क्या है बेटा, प्रयुक्त समय है। मान लीजिए जैसे किसी भी अपक्रिया का प्रारंभिक सांद्रण A है और Δt समय के बाद इसका x मोल प्रयुक्त हो जाता है, तो शेष मोल यानी R बच्चों कितना हो जाएगा, यहाँ पर A - x हो जाएगा। और R0 क्या होगा, R0 का मान A होगा। तो इस तरह से आप R और R0 के मान को समझ सकते हैं। आइए हम देखते हैं प्रथम कोटि की अपक्रिया, जो सबसे महत्वपूर्ण अपक्रिया है बच्चों। प्रथम कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए जो समाकलित समीकरण है, कभी कभी इसे प्रूव करने के लिए आता है, लेकिन ज़्यादातर इस पर न्यूमेरिकल प्रश्न नहीं आते हैं। तो आइए हम सीधे इसके फार्मूले को देखते हैं। K = क्या होगा, 2.303/T log R0/R। बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण समीकरण है। इस पर आधारित कभी कभी ग्राफ से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, उन्हें आप ज़रूर देख लीजिएगा। और जब कभी प्रारंभिक मात्रा A और A - x के रूप में प्राप्त हो तो इस समीकरण को आप दूसरे रूप में लिख सकते हैं बच्चों। और वह समीकरण क्या है, K = 2.303/T log A/A - x। तो बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें समय निकालने से संबंधित प्रश्न और वेग स्थिरांक को ज्ञात करने से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग इन प्रश्नों को ज़रूर देखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए बच्चों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम देखेंगे, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण है अर्धायु और वेग स्थिरांक में संबंध। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं K = क्या होता है, 0.693/T हाफ, यानी किसी भी प्रथम कोटि की अपक्रिया का अगर हमें वेग स्थिरांक पता है तो हम T हाफ ज्ञात कर सकते हैं, और अगर T हाफ यानी अर्धायु पता है तो हम वेग स्थिरांक का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों एक और महत्वपूर्ण पार्ट है इस लेसन में, वह है कार्बन डेटिंग से संबंधित आंकिक प्रश्न। ऐसे प्रश्नों को हल करते समय आपको जो महत्वपूर्ण बिंदु मैं बताना चाहता हूं वह है कि R0
कैसे आप जानेंगे? तो जब कोई पौधा जीवित अवस्था में होता है उस समय जो C14 का सांद्रण होता है बच्चों, वह R0 के समानुपाती होता है। तो इसलिए R0 की जगह पर आप C14 की सक्रियता या C14 का सांद्रण ले सकते हैं। और गणना के समय जीवाश्म में उपस्थित जो C14 का सांद्रण या उसकी मात्रा होती है उसे आप R मान सकते हैं। और इस तरह से इन्हें मान करके आप प्रश्न हल करिए, आपके प्रश्न का उत्तर आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो आप प्रथम कोटि की अपक्रिया के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लिए हैं। बच्चों, एक और महत्वपूर्ण पॉइंट जो इस लेसन में पूछा जाता है वह है अपक्रिया की आणविकता तथा कोट में अंतर ज्ञात करना। तो इसके लिए आप किसी भी बुक से एक टेबल ले लीजिए और देख लीजिए कि अपक्रिया की आणविकता और कोट में क्या अंतर है। वैसे मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता देते हैं। जैसे आणविकता क्या है बच्चों? यह एक सैद्धांतिक मान है। इसका मान आप समीकरण देख करके भी ज्ञात कर सकते हैं। किंतु कोट बच्चों यह एक प्रयोगात्मक मान है जिसका मान आप प्रयोगों के द्वारा निर्धारित कर सकते हैं। किसी भी समय आप अपक्रिया के समीकरण को देख करके इसका मान ज्ञात नहीं कर सकते। दूसरा जो महत्वपूर्ण अंतर है बच्चों आणविकता और कोट में, वह यह है कि आणविकता केवल सरल पदों के लिए, एलिमेंट्री रिएक्शंस यानी सरल अपक्रियाओं के लिए ज्ञात की जा सकती है, जबकि कोट जटिल अपक्रियाओं और सरल अपक्रियाओं दोनों के लिए ज्ञात की जा सकती है। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट बच्चों जो है वह है कि आणविकता का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, जबकि कोट का मान शून्य हो सकता है। इसी तरह से आणविकता बच्चों कभी भिन्नात्मक नहीं हो सकती, कोट भिन्नात्मक हो सकती है। और आणविकता का मान सामान्यतः 2 या 3 से अधिक नहीं होता है, लेकिन कोट का मान 0 से अनंत के बीच कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से बच्चों आणविकता और कोट के कुछ महत्वपूर्ण अंतर हो गए हैं। इन्हें आप याद कर लीजिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके प्रश्न में सीधे पूछे जा सकते हैं। इस तरह से बच्चों हमने आपको अपक्रिया के वेग स्थिरांक से संबंधित, केमिकल काइनेटिक्स से संबंधित कई प्रश्न बताएं। इन्हें आप याद रखें। और कभी कभी सक्रियण ऊर्जा, अर्हेनियस इक्वेशन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन ये बच्चों आपके कोर्स में प्रिस्क्राइब नहीं है, इसलिए मैं उनकी चर्चा यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। आप चाहें तो उन्हें थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी पेपर में एक आध क्वेश्चन थोड़ा सा सिलेबस से हट करके भी आता है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन है। अब आइए हम देखते हैं पृष्ठ रसायन। एक जो अगला लेसन है सरफेस केमिस्ट्री। यह पूर्णतया सैद्धांतिक चैप्टर है बच्चों। इसमें न्यूमेरिकल कम है, सैद्धांतिक पोर्शन ज़्यादा है। तो हम आपको इसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो बता रहे हैं, उन्हें आप याद कर लीजिएगा, उन्हें आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। जैसे अवशोषण, अधिशोषण तथा शोषण क्या हैं, इनमें अंतर बताइए। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई बार पूछा गया है। तो आप जानते हैं कि अवशोषण एक बल्क फिनोमेना है, यानी यह पूरे हिस्से में होता है, बाह्य और आंतरिक दोनों हिस्से में पदार्थ के होता है। जबकि अधिशोषण एक पृष्ठ फिनोमेना है, पृष्ठ पर होने वाली घटना है, जिसमें पदार्थ का अवशोषण केवल उसकी सतह पर होता है, उसके बल्क में या उसके अंतः भाग में नहीं होता है। जबकि शोषण जो होता है बच्चों वह प्रक्रिया है जिसमें अवशोषण और अधिशोषण एक साथ घटित होते हैं, यानी अवशोषण भी होता है और अधिशोषण भी होता है। तो ऐसी घटना को हम शोषण या सार्पशन कहते हैं। इस तरह से आप इन तीनों के परिभाषाएं और अंतर ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों भौतिक अधिशोषण व रासायनिक अधिशोषण में अंतर बताइए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजी-सार्प्शन एंड केमी-सार्प्शन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए, इसे आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा बच्चों। ये कम से कम 2 नंबर के प्रश्न के रूप में आ सकता है। तो भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में आप जानते हैं कि भौतिक अधिशोषण में जो बल होते हैं वंडरवाल बल जैसे दुर्बल बल होते हैं,
जबकि रासायनिक अवशोषण जो होता है बच्चों, यह रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा रासायनिक बंधों के फलस्वरूप होता है। भौतिक अधिशोषण में आप जानते हैं कि दुर्बल बल कार्य करते हैं, जबकि रासायनिक अधिशोषण में प्रबल बल कार्य करते हैं। इसी तरह से बच्चों भौतिक अधिशोषण एक से अधिक सतहों में हो सकता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण केवल एक सतह में होता है। भौतिक अधिशोषण में प्रयुक्त ऊर्जा का मान कम होता है, रासायनिक अधिशोषण में प्रयुक्त ऊर्जा का मान अधिक होता है। इसको एक सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भौतिक अधिशोषण प्रायः ताप बढ़ाने पर घटता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण ताप बढ़ाने पर पहले बढ़ता है और तत्पश्चात ये घटना प्रारंभ हो जाता है। शुरुआत की जो बढ़त होती है बच्चों, वह इसके सक्रिय ऊर्जा को प्रदान करने में प्रयुक्त होती है, अतः इसे हम सक्रिय ऊर्जा के रूप में समझ सकते हैं। इसके अलावा बच्चों अधिशोषण के अनुप्रयोग से संबंधित भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे गैसों के मास्क में चारकोल का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि जहरीली गैसों को चारकोल एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी तरह से शर्करा का बिरंजीकरण, आप लोग जानते हैं चीनी जब चीनी मिलों में तैयार होती है तो इसका रंग बड़ा गंदा होता है, तो इसके रंग को एकदम सफ़ेद करने के लिए बच्चों जंतु चारकोल का प्रयोग किया जाता है, और यह जंतु चारकोल उसमें उपस्थित सल्फर या अन्य रंगीन पदार्थों को अवशोषित कर लेता है और इस तरह से शर्करा को काफ़ी अच्छा और स्पष्ट बना देता है बच्चों। अच्छी शक्कर प्राप्त होती है जो कलरलेस होती है प्रायः। इसी तरह से उच्च निर्वात उत्पन्न करने में भी अधिशोषण का प्रयोग होता है। तो इस तरह से अधिशोषण के कुछ अनुप्रयोग महत्वपूर्ण हैं, इन्हें आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद बच्चों हैं कोलाइडी विलयन आपके कोर्स में, जिसमें आपको कोलाइड निलंबन व वास्तविक विलयन में अंतर बताना होगा। इनके कणों की साइज पर आप डिस्कस कर सकते हैं। इन पर ताप का क्या प्रभाव होगा, इनमें क्या मूल अंतर हैं, इनमें गुरुत्वाकर्षण के अनुरूप क्या गति होती है या नहीं होती है, इन सब बिंदुओं को आप दिखा करके कोलाइड विलयन वास्तविक विलयन में अंतर बता सकते हैं। तो बच्चों दूसरा जो महत्वपूर्ण पोर्शन है वह है पेप्टीकरण। आप जानते हैं कोलाइड बनाने की कई विधियां हैं, जिसमें से पेप्टीकरण एक महत्वपूर्ण विधि है। पेप्टीकरण में बच्चों क्या जाता है कि किसी भी पदार्थ के बने हुए ताज़ा अवक्षेप को किसी ऐसे विलायक में घोला जाता है जिसमें उस पदार्थ की इस तरह का ही आयन उपलब्ध होता है। जैसे अगर हम देख लें FeOH थ्राइस का हमें कोलाइडी विलयन बनाना है तो हम इसे FeCl3 में बना सकते हैं, क्योंकि FeOH थ्राइस में भी Fe है और FeCl3 में भी Fe है। तो इस तरह से पेप्टीकरण में किसी भी पदार्थ के बने हुए ताज़ा अवक्षेप को अगर उसी के किसी विद्युत अपघट विलयन में घोल करके कोलाइड विलयन बनाया जाता है तो इस घटना को हम पेप्टाइजेशन या पेप्टीकरण कहते हैं। अब बच्चों अगला जो प्रश्न है वह है द्रवरागी व द्रव विरागी विलयन में अंतर क्या है, इनके उदाहरण दीजिए। तो आप सब जानते हैं द्रवरागी कोलाइड वे होते हैं जो तुरंत प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात ऐसे पदार्थों को जब हम द्रव में घोलते हैं तो ये तुरंत ही कोलाइड विलयन बना लेते हैं। ये उत्क्रमणीय होते हैं, इन्हें बार बार बनाया जा सकता है या इनको अवक्षेपित किया जा सकता है। किंतु द्रव विरागी विलयन बच्चों क्या होते हैं? ये वे विलयन हैं, ऐसे विलयन हैं जो आसानी से प्राप्त नहीं किए जा सकते। इन्हें विभिन्न विशेष विधियों के द्वारा बनाया जाता है। ये प्रायः अनुत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं, अर्थात एक बार अगर इनका अवक्षेपण कर दिया जाए तो दोबारा ये फिर से कोलाइड में परिवर्तित नहीं हो पाते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा द्रवरागी और द्रव विरागी विलयन में क्या अंतर है, इनके उदाहरण आप दे सकते हैं। दूसरा है बच्चों अपोहन व वैद्युत अपोहन में क्या अंतर है।
जिसे हम डायलिसिस कहते हैं। तो बच्चों, आप जैसा कि जानते हैं, अपोहन एक ऐसी घटना है जिसमें किसी भी कोलॉइड विलयन को शुद्ध प्राप्त किया जाता है पार्चमेंट मेम्ब्रेन से। इसे हम अलग कर सकते हैं। विद्युत अपोहन विद्युत के उपस्थिति में किया जाता है, तो इसे आप जरूर देख लेंगे। टिंडल प्रभाव और ब्राउनियन मोशन भी इसी तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, इन्हें आपको देख लेना चाहिए। अगला टॉपिक जो है बच्चों इस लेसन में सबसे महत्वपूर्ण वह है अवक्षेपण या अस्कंदन अर्थात कोआगुलेशन किसे कहते हैं। तो आप लोग हमें लगता है कि बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे अस्कंदन या कोआगुलेशन क्या है। देखिए, जब किसी भी द्रव विरागी विलयन में कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाया जाता है, इसका अवक्षेपण हो जाता है, यानी यह अपने कोलॉइड गुणों को बच्चों क्या करता है, नष्ट कर देता है और वह अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो जाता है, नीचे बैठ जाता है। इस घटना को ही अवक्षेपण या अस्कंदन कहा जाता है। एक टर्म यूज किया जाता है बच्चों, ऊर्णन मान किसे कहते हैं। ऊर्णन मान जो है किसी भी आयन की अस्कंदक क्षमता है, यानी विद्युत अपघट्य जो होता है उसके ऊर्णन मान को अगर आपको ज्ञात करना है तो आप यह देखेंगे कि उसका 1 ग्राम कितने मात्रा में अस्कंदन करने में सक्षम है। इसी तरह से बच्चों रक्षण या रक्षिकोलाइट के विषय में भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप जानते हैं कि जब भी किसी द्रव विरागी विलयन में रक्षिकोलाइट की अल्प मात्रा मिला दी जाती है तो यह उसके अस्कंदन को कुछ हद तक रोकता है। अतः ऐसे कोलाइडों को हम रक्षिकोलाइड या प्रोटेक्टिव कोलाइड्स कहते हैं और इस घटना को हम रक्षण या प्रोटेक्शन कहते हैं। बच्चों, उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है हार्डी-सुलजे का नियम। स्वर्ण संख्या हार्डी-सुलजे का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह किसी भी कोलॉइड को अवक्षेपित करने वाले आयनों के संबंध में है और उनके अवक्षेपण क्षमता यानी ऊर्णन मान को बताती है। जैसे मैं एक उदाहरण ले लूँ कि अगर हम AS2S3 यानी आर्सेनियस सल्फाइड का कोलॉइड विलयन लेते हैं तो बच्चों आप जानते हैं कि इस पर ऋणावेश होता है। अगर हम इसमें NaCl का विलयन डाल देते हैं तो इसमें कौन सा आयन इसका अवक्षेपण करेगा, तो आप बहुत स्पष्ट रूप से जानिए कि जो विपरीत आवेश का आयन होता है वही अस्कंदक आयन कहलाता है। अर्थात अगर कोलॉइड विलयन ऋणात्मक है तो अस्कंदक आयक धनात्मक होगा। जैसे AS2S3 के लिए सोडियम एक अस्कंदक आयन है, लेकिन इसी चीज़ को अगर हम FeOH थ्राइस इन FeCl3 के लिए देखें बच्चों, इस पर धन आवेश होता है और ऐसे कोलॉइड के लिए अस्कंदक आयन Cl- होगा। दूसरा महत्वपूर्ण है पोर्शन जो वह है कि किसी भी अस्कंदक आयन की अस्कंदक क्षमता उसके संयोजकता पर निर्भर करता है। जितनी ज़्यादा संयोजकता होगी उसकी अस्कंदक क्षमता भी उतनी अधिक होगी। जैसे हम अगर देखें NaCl, Na2SO4 और Na3PO4, अगर किसी धनात्मक कोलॉइड के लिए देखा जाए तो इनमें से प्राप्त होने वाला अस्कंदक आयन Cl- होगा, सल्फेट होगा या फिर फास्फेट होगा। चूँकि बच्चों आप जानते हैं कि फास्फेट पर ऋण 3 आवेश है, अतः इसकी अस्कंदक क्षमता भी सबसे अधिक होगी। तो इस तरह से आप हार्डी-सुलजे के नियम को समझ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए अभी इतना ही। हमने आपको केमिकल काइनेटिक्स और पृष्ठ रसायन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद दिलाया है। आप इन प्रश्नों को ज़रूर पढ़ लें, इन्हें तैयार रखें। अगर बच्चों आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे बात कर सकते हैं, अन्यथा आपके पास बहुत सीमित समय है, उसका आप सदुपयोग करें और सदुपयोग करते हुए अच्छे अंक प्राप्त करें। ये मेरी आप सब लोगों के लिए शुभकामना है।
आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।